morning everyone. My name is Kajal Kanwar, Assistant Professor बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरीज, जिसमें हमने उनकी बहुत सी टेक्निक्स पढ़ी थी, जिस हिसाब से उन्होंने बोला था कि हम साइंस को यूज़ करके अलग अलग मेथड से बेस्ट मेथड निकाल के अपना काम एफिशिएंसी और प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात की थी उन्होंने। अब दूसरे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि किसने दी है? हमारे हेनरी फ्योल जी ने। ठीक है, किसने दी है? हेनरी फ्योल ने। इन्होंने दी है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और टेलर ने दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट को हम टेलरिज्म बोलते हैं, तो इनको हम फ्योलिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्योल की थ्योरी तो फ्योलिज्म है ये। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दिए, जो कि आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है कि हमें काम को डिवाइड करना है छोटे छोटे टास्क में, और छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके हमें क्या करना है कि उससे एक अच्छी क्रिएटिविटी आएगी जब हम एक ही काम को छोटे छोटे कामों में, जब एक बड़े काम को हम छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देंगे, उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है फ्योल। ठीक है, अब जब हमने एक काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड किया ना, तो उससे क्या होगा, हर वर्कर को वो छोटा छोटा जो काम है वो हमने दे दिया। ठीक है, यानी कि बहुत स्पेसिफिक रूल्स, यानी कि वहाँ पे केवल स्पेसिफिसिटी है। एक बड़े काम में, फॉर एग्जांपल मुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो इवेंट ऑर्गेनाइज करना अपने में बहुत बड़ा काम है, पर मैंने उसको डिवाइड कर दिया। मैंने एंकरिंग किसी एक को दे दी, मैंने सीटिंग प्लान किसी एक को दे दिया, मैंने फूड वाउचर्स किसी एक को दे दिए। ठीक है, मैंने गेस्ट को देख रेख वो सब किसी और को दे दी, और इससे मेरा पूरा इवेंट जो है मेरा मैनेज हो गया। तो यानी कि मैंने डिवीजन कर दिया कामों का, और हर काम एक किसी और वर्कर को दे दिया। इससे क्या हुआ, वो वर्कर केवल उस काम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, इससे वो काम एफिशिएंटली हो गया, और सबने अपना अपना काम एफिशिएंटली किया, तो जो मेरा पूरा काम था ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का, वो भी ढंग से हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का बाय फ्योल। ठीक है, अथॉरिटी क्या होता है? जब कोई ऑर्डर दे सकता है, जब कोई अपने काम करवा सकता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब हम किसी के लिए लायबल होते हैं, किसी काम को करने के लिए लायबल होते हैं। ठीक है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हैंड इन हैंड चलती हैं। जिसको अथॉरिटी दो उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी दो। यानी कि अगर कोई काम करवा सकता है तो वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम अथॉरिटी ही दे देंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो इससे क्या होगा, वो काम अपने ढंग से कर ही नहीं पाएगा, एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स ये बात है, इसका मतलब कि सब अपने अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं सब फॉलो कर रहे हैं। इससे क्या होगा, एक पीसफुल और एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारी कंपनी में बना रहेगा। तो और डिसिप्लिन, क्योंकि सब फॉलो कर ही रहे हैं ना रूल्स को, तो डिसिप्लिन हो गया उससे। दैट डिसिप्लिन बोलता है ये डिसिप्लिन प्रिंसिपल। देन वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड यानी कि कमांड कौन देता है? कमांड देता है बॉस। तो यानी कि यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि एक ही बॉस होना चाहिए। हमने टेलर में क्या पढ़ा था? फंक्शनल फोरमैनशिप में 8 बॉस थे वर्कर्स के, पर ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं नहीं, एक इंसान का एक ही बॉस होना चाहिए। सही बात है, अगर मेरे 2 बॉस हैं या 2-3 बॉस हैं, तो वो अपना अपना काम मुझे दे जा रहे हैं। इससे क्या होगा, मेरे काम में ओवरलैपिंग हो जाएगी, मुझे समझ नहीं आएगा पहले क्या करूँ बाद में क्या करूँ, फिर एक का काम अगर करूँ तो दूसरे से डांट पड़ जाएगी। तो क्या होना चाहिए, इज द यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए भाई, एक ही बॉस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि व्हेन वी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, देन वी हैव अ कॉमन गोल। ओके, सो
उस कॉमन गोल की तरफ वर्कर को भी ध्यान देना है, उस कॉमन गोल की तरफ जो है मैनेजमेंट को भी ध्यान देना है। सबके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा मेन गोल क्या है। एक ही गोल है, कॉमन गोल है, जो सबका गोल है। जब सब एक गोल के लिए काम करें तो कैसे, कौन रोक सकता है उस गोल को अचीव होने में? दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत से इंडिविजुअल्स काम करेंगे, सबका इंटरेस्ट, सबका काम करने का तरीका एक तो नहीं हो सकता, लेकिन ये अलग अलग होने के बावजूद हमें क्या कोशिश करनी है? सबऑर्डिनेशन की कोशिश करनी है। यानी कि जो भी आपका इंटरेस्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल एज एन इंडिविजुअल मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मुझे उन इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। इसको आगे लिख लीजिएगा, जनरल इंटरेस्ट ऑल्सो। ओके, यानी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि मेरा खुद के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रही मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जनरली जो बेस्ट होगा ना उसके बारे में सोच रही हूँ। वरना अगर मैं खुद के बारे में सोचूंगी तो सेल्फिश हो जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं अपनी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है वो कर नहीं पाऊंगी तो ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कराने के लिए और गोल हमें अपने इंटरेस्ट को बाद में रखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को पहले रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट बाद में चला गया और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो मैंने आगे रखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम टीम में खेलते हैं तो क्या होता है? तो अगर मैं केवल ये फोकस करूं कि केवल मुझे ही गोल करना है, ठीक है, हमने चक दे इंडिया देखी है हम सब ने, क्या होता है उसे वो जो है बॉल पास करनी होती है, उससे गोल इजीली हो जाता अगर वो पास कर देती, बट वो नहीं करती बिकॉज वो सोचती है कि मैं ही गोल करूं। अब इस केस में क्या होता है, गोल भी नहीं हो पाता और टीम का भी गोल नहीं हुआ, उसका भी गोल नहीं हुआ, दोनों का ही गोल नहीं हुआ। देन उसको समझाया जाता है कि नहीं, वी हैव टू प्ले लाइक अ टीम। देन द नेक्स्ट टाइम व्हाट शी डज इज व्हेन शी सीज कि शायद अगर मैं अकेली ही बॉल लेकर आगे जाऊंगी आगे तक तो क्या होगा, तो वो गोल हो सकता है ना हो, तो वो अपने दूसरे टीम मेंबर को वो बॉल पास कर देती है और वो इजीली गोल कर देती है। अब गोल दिया करने के लिए किसने? किसी और ने, ठीक है, और गोल किया किसने? किसी और ने। तो क्या होगा, मैं सिर्फ अपने पे फोकस नहीं करूंगी कि मुझे गोल करना है, नहीं, हमारी टीम को आगे गोल करना है, हमें मिलकर गोल करना है। ठीक है, ये उसमें था। तो वैसे ही इंडिविजुअल में भी, वैसे ही हमारे इसमें भी होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव इज रेम्यूनरेशन, यानी कि अभी तक हम ये बात कर रहे हैं कि कितना कुछ होना चाहिए, तो फिर ये भी होना चाहिए, रेम्यूनरेशन भी होना चाहिए। यानी कि जब हमारे यहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, तो हमें ये देखना है कि उनके काम के हिसाब से उन्हें फेयर पेमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। आपको ज़्यादा भी नहीं दे सकते वरना आप लॉस में चले जाओगे, आप कम भी नहीं दे सकते क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा। तो वी हैव टू मेक श्योर दैट द पे इज फेयर। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक कि बच्चों को एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, तो एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलने चाहिए? जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है उस हिसाब से मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा दे दिया हमने बच्चों को तो क्या होगा, उससे हम उनकी एक्चुअल जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है ना, वो नहीं कभी भी ला पाएंगे, एफिशिएंसी नहीं इंक्रीज हो पाएगी। और उन्होंने जो काम किया अगर हमने उसे डिसरिगार्ड कर दिया तो इससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी रेम्यूनरेशन बिल्कुल फेयर होना चाहिए, पे बिल्कुल फेयर होना चाहिए। चलिए, हमने कितने प्रिंसिपल्स कर लिए देख लीजिए। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एंड देन वी हैव रेम्यूनरेशन। ओके, ये हमारे हो गए 7। 8वां है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? सेंट्रल मतलब एक जगह, यानी कि सेंट्रलाइजेशन बोलता है कि जो डिसीजंस बन रहे हैं ना वो सारे सेंट्रली लिए जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल है तो स्कूल के सारे डिसीजंस कौन लेगा? प्रिंसिपल लेगा, ठीक है, या फिर टीचर लेगा। ठीक है, अगर हर कोई अपने अपने रूल्स और पॉलिसीज बनाने लग गया तो फिर कॉमन गोल पे कहाँ रहे हम? हमारा गोल कॉमन होना चाहिए ना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कॉमन गोल होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? जब रूल्स कौन बनाएगा, ऑर्डर्स कौन देगा? सेंट्रल
जो डिपार्टमेंट है वो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल ले लीजिए। इसमें जो मेन्यू है ना, वो मैकडॉनल्ड्स का जो मेन हेड ऑफिस है वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या सेल होगा। बनाने का काम डेफिनेटली उनके आउटलेट पे होता है, लेकिन जो भी उनका काम क्या क्या बनाना है, मेन्यू कैसे बनाना है, वो सब टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करके उन्हें देती है, ठीक है। चलिए, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट वी मूव टू स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या है? एक चेन है, ठीक है, ये जो कि बताती है कि हमें कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए। अब कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, तो कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए ना, वो बताती है कौन? स्केलर चेन। कैसे? इट्स लाइक पासिंग अ मैसेज फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर इन अ सीक्वेंस, इंश्योरिंग कि वो इंफॉर्मेशन रीचेस वेरी करेक्टली। दैट मीन्स कई बार हम एक गेम खेलते हैं जिससे हमें कान में कुछ बोलना होता है, और जो पहला वाला इंसान कान में बोलता है और जो लास्ट वाला इंसान बताता है कि एक्चुअली वो क्या था, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि बात बदलते 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 कुछ और ही बन जाती है। तो इसलिए कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो हमें स्केलर चेन फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। स्केलर चेन क्या बोलती है कि अगर ई को कोई इंफॉर्मेशन देनी है ना और आई तक पहुंचानी है, तो वो पहले इधर जाएगी, फिर 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 जी, फिर एच, फिर आई, तब जाके स्केलर चेन ऐसा बोलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ई को कोई इंफॉर्मेशन आई तक पहुंचानी है, तो वो डायरेक्टली आई तक नहीं पहुंचाएगा, डायरेक्टली आई तक नहीं पहुंचाएगा, उसे पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। वरना कैसे पता चलेगा? सबसे होकर गुजरी तभी तो पता चला कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक है, ठीक है। लेकिन इसमें बीच में एक और चीज आती है कि अगर डी को कोई इन्फॉर्मेशन एच को पहुंचानी, अब देखो डी और एच आर ऑन द सेम लेवल, ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होते हैं ना, तो डी और एच सेम लेवल पे हैं, तो जब हम सेम लेवल पे है ना, तो हम किसी और को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सेम लेवल पे होके इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक, ओके एवरीवन, ये गैंग प्लैंक होता है, यानी कि सेम लेवल पे आप स्केलर चेन को तोड़ सकते हो, तो वो हो गया गैंग प्लैंक। स्केलर चेन समझ गए आप सभी कि इंफॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक सोर्सेस से फ्लो करके फिर पहुंचनी चाहिए। देन वी हैव ऑर्डर। इसका मतलब वो ऑर्डर नहीं है कि ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर कौन, वो तो कमांड में आ गया, ठीक है। ऑर्डर का मतलब है कि हर चीज का ऑर्डर जो है वो अगर मुझे प्रिंसिपल से मिलना है फॉर एग्जांपल स्कूल में, तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल कहाँ मिलेगी, क्योंकि प्रिंसिपल मैम का एक केबिन है ना, क्यों? क्योंकि वो फिक्स कर दिया गया है कि प्रिंसिपल मैम यहाँ मिलेंगी। स्टाफ रूम में टीचर्स कहाँ मिलेंगी? टीचर्स यहाँ मिलेंगे, वरना टीचर्स कहाँ जाएंगी? प्रिंसिपल कहाँ बैठेगा? तो हर इंसान का और हर मशीन का, हर मटेरियल का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, इससे पता रहेगा कि सब चीज़ें ऑर्डर में हैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल इसलिए जस्ट लाइक ये प्रिंसिपल इसलिए ताकि चीज़ें ऑर्गेनाइज रहें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपनी डेस्क जब सजाते हैं तो आप पेन्स भी रखते हैं, आप पेंसिल्स भी रखते हैं, आप इतने सारे पेपर्स हैं तो आप बोर्ड भी रखते हैं, पिन बोर्ड, उस पर आप पिन कर देते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर ली। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी हर चीज़ और हर जने का एक ऑर्डर होना चाहिए, ये बोलता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देन वी हैव इक्विटी। इक्विटी क्या है? अच्छा, इक्विटी ये है कि हमें हर एक एम्प्लॉय को फेयरली और इम्पार्शियली ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे कि हर टीचर को अपने हर स्टूडेंट को बराबर ट्रीट करना है, ठीक है, वैसा ही ये है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि हर एम्प्लॉय को हमें बिल्कुल बराबर से ट्रीट करना है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट बैकग्राउंड दे कम, व्हाट कास्ट दे कम, व्हाट सोसाइटी दे कम, ठीक है। हर किसी को हम एक पॉजिटिव और एक अच्छा फेयर ट्रीटमेंट देना है, ये बोलता है कौन? इक्विटी, ओके। देन वी हैव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यानी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कैसे? जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, बोलते हैं ना हम जॉब में, जॉब तो अच्छी है बट स्टेबिलिटी नहीं, कभी भी जॉब जा सकती है, इसका मतलब ये, यानी कि हमें क्या देना है जॉब में? स्टेबिलिटी देनी है। अगर मेरी कंपनी है तो मुझे उस एम्प्लॉय को इंश्योर कराना है कि वो मेरे यहाँ आराम से काम करे, ऐसा रिस्क वाला काम मैं उससे नहीं कराऊंगी कि कभी मैं उसे निकाल दूं। भाई वो बात अलग है कि जब एम्प्लॉय का कंडक्ट अच्छा नहीं है, बट अदरवाइज नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा? एम्प्लॉय ज़्यादा कॉन्फिडेंटली काम करेंगे। भाई सोचो, अगर मैं किसी जॉब में काम कर रही हूँ और मुझे पता है मुझे कभी भी निकाल दिया जाएगा,
तो मैं कितना डर डर के काम करूंगी, मैं ढंग से काम ही नहीं कर पाऊंगी। इससे क्या होगा, मेरी काम की एफिशिएंसी पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब मुझे पता है कि मेरी जॉब फिक्स है तो मैं एक्चुअली अब अपने काम पर फोकस कर पाऊंगी। ये बोलती है स्टेबिलिटी, यानी कि हमें उस एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी देनी है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब कि एम्प्लॉयज़ को भी एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो नए नए आइडियाज़ लाएं, नए नए सॉल्यूशंस लाएं। इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा कि वो मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है, और हो सकता है हमारे पास कुछ नए आइडियाज़ आए, तो इनिशिएटिव लेने का मौका देना चाहिए कि वो इनिशिएट कर पाएँ। जस्ट लाइक कि अगर मुझे क्लास में कुछ एक्टिविटी करवानी है तो मैंने सबको बोलने का मौका दिया, इससे क्या हुआ, मुझे नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ पता चले कि हम किसी भी काम को कितना अच्छा कर सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें और नहीं कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव देना ज़रूरी है। किसको इनिशिएटिव देना ज़रूरी है, मौका देना ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ इनिशिएटिव ले सके। नेक्स्ट वी हैव एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, एस्पिरिट डी कॉर्प्स बोलता है कि टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के बीच में टीम वर्क होना चाहिए, हमें एज अ टीम काम करना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक टीम है, तो हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक दूसरे के साथ यूनिटी में रहना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, दैट वी आर अ टीम, दैट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। ऐसा ही सेम टू सेम हमने और कहीं भी पढ़ा था क्या? अच्छा, तो अब आप कमेंट करके बताइए कि एस्पिरिट डी कॉर्प्स तो किसने दिया है, फ्योल ने दिया है, बट क्या टेलर ने ऐसा कोई मिलता जुलता प्रिंसिपल दिया है? So let me know and thank you for watching. In the next class we'll be doing more theories and thank you so much.